हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल थी 14 अक्टूबर और कल की तीनों शिफ्ट का एमटीएस का हम करते हैं एनालिसिस, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो आइए ज़रा शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जिस बच्चे ने मेरी पीडीएफ देखी हुई है रिवाइज लाइक अ प्रो वाली, उसके अंदर मैंने आपको ये चीज़ करवाई थी कि प्रयागराज से आपके क्वेश्चन आएगा। तो हमारे देश में कितने प्रयाग होते हैं सर? 5 प्रयाग होते हैं। और आपसे पूछा गया था कि मंदाकिनी रिवर के साथ कौन सा प्रयाग बनता है। तो ध्यान रखिएगा, अलकनंदा प्लस रुद्रप्रयाग मिलकर के मंदाकिनी रिवर वाला प्रयाग बनाती है। ये आपसे पूछा गया था। ओके, तो अलकनंदा प्लस रुद्रप्रयाग मिलकर क्या बनाते हैं? मंदाकिनी बनाते हैं। मैंने आपको एक लिस्ट दी थी 5 प्रयागों की, उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। तो मंदाकिनी रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है? अगर ये पूछ ले तो क्या आएगा? तो ध्यान रखिएगा, चंबारी ग्लेशियर से, क्या चारबारी ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, केदारनाथ के पास पड़ती है। क्लियर? आगे आते हैं। बताइए ज़रा बृहद कथा कोश, ये एक बहुत ही फेमस किताब है। इसके राइटर पूछे गए थे कि बृहद कथा कोश जो है इसके राइटर कौन है। तो इसके राइटर आ जाएंगे आपके हरिसेन आचार्य। हरिसेन आचार्य। तो ये आपसे पूछा जाता है कि बृहद कथा कोश किसने लिखी है? हरिसेन आचार्य ने लिखी है। ये आपको याद रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं। देखो दोस्तों, आपसे पूछा गया था कि सबसे पहला ओलंपिक गेम्स कहाँ पर हुआ था। तो 1896 में हुआ था। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। मेरे आप पिछले एनालिसिस के वीडियोस देख लो, मेरे चाहे आप रिवाइज लाइक अ प्रो वाला वीडियो देख लो, मेरी चाहे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो देख लो। हर वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है कि ओलंपिक गेम्स जो है, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, इनकी शुरुआत कब हुई थी? 1896 में हुई थी। अगर बात करता है सबसे पहली बार इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया था, तो 1900 के अंदर इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इंडिया के उनसे रिप्रेजेंट किसने किया था? नॉर्मन। ठीक है, याद रखिएगा, ये नाम आता है नॉर्मन प्रिचार्ड। नॉर्मन प्रिचार्ड। ये 1900 में जो ओलंपिक गेम्स हुए थे, जिसमें इंडिया ने सबसे पहली बार पार्टिसिपेट किया था, नॉर्मन प्रिचार्ड नाम के व्यक्ति ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था सबसे पहली बार। ओके, चलिए आइए। सोनल मानसिंह का संबंध किस क्लासिकल डांस से है? तो ध्यान रखिएगा, ये भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से ही एसोसिएटेड हैं। ये आपसे पूछा गया था आपका। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे। बताइए ज़रा कबड्डी में नंबर ऑफ़ प्लेयर्स कितने होते हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। कबड्डी में नंबर ऑफ़ प्लेयर्स कितने होते हैं? बच्चों ने आंसर किया है 7। गलत आंसर है। आंसर इसका आएगा 12। क्या आएगा? 12। सर, प्लेयर टोटल 12 होते हैं, लेकिन फील्ड पर सिर्फ और सिर्फ 7 लोग ही खेल पाते हैं। ये पूरा चीज़ आपको याद होनी चाहिए। एग्जामिनर ने आपसे नंबर ऑफ़ प्लेयर्स पूछा था, तो आपका आंसर 12 आएगा। अगर पूछ लेता नंबर ऑफ़ प्लेयर्स इन द फील्ड, तो आपका आंसर आता 12। तो आपका आंसर आता 7। तो क्या आता? 7। क्लियर है बात? तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न मत करना, वापस से सुन लो कि कबड्डी के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ प्लेयर्स कितने होते हैं, या नंबर ऑफ़ प्लेयर्स इन टीम, तो 12 प्लेयर्स होते हैं टीम के अंदर दोनों तरफ। ठीक है, लेकिन फील्ड पर कितने होते हैं सर? फील्ड पर 7 प्लेयर्स ही जा पाते हैं। ये याद रखिएगा। ठीक है, चलें आगे। चलिए, इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि फुटबॉल के अंदर, क्या फुटबॉल के अंदर कितने प्लेयर्स होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, 11 टोटल प्लेयर्स होते हैं, जिसमें से 10 जो होते हैं वो फील्ड पर खेल रहे होते हैं, और एक जो होता है वो होता है गोलकीपर। एक जो होता है वो क्या होता है? वो गोलकीपर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, मुझे बताओ लेंथ ऑफ बाउट्स। सर, ये बाउट्स क्या है? देखो दोस्तों, आप ऐसे समझ लो कि बॉक्सिंग मैच जो होता है, जो बॉक्सिंग मैच होता है, उसकी टाइमिंग क्या होती है? तो जो मैन के लिए होता है वो होता है 3 मिनट का, और जो वुमेन के लिए होता है वो होता है 2 मिनट का। ये आपको पता होना चाहिए। लेंथ ऑफ बाउट्स उसी को बोलते हैं कि एक राउंड का टाइम पीरियड कितना होता है। क्लियर? तो मेंस के लिए आ जाएगा 3 मिनट का, और वुमेन के लिए आ जाएगा 2 मिनट का। ये आपको पता होना चाहिए। और ऐसे 4 राउंड होते हैं, 4 से 10 राउंड होते हैं ऐसे। ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर? चलें, आपसे पूछा गया था कि मोहपा रिबिलियन जो है ये किस स्टेट से एसोसिएटेड है? तो केरला से एसोसिएटेड है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है अब अगली बार में कि मोहपा रिबिलियन से एसोसिएटेड कौन सा व्यक्ति है। तो ध्यान रखिएगा, विरायम कुन्नाथ, ये नाम आप याद रख लेना। अजीब सा नाम है, थोड़ा लंबा सा भी है, बट ये नाम आप याद रख लेना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं केरला की ओर से, और ये जो है मोहपा रिबिलियन के लीडर कहे जाते हैं। ओके,
तो इनको आप ज़रूर याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछ ले कि मोहप्पल रिबिलियन जो है ये किस ईयर हुआ था, तो 1921 में हुआ था, ठीक है। और कहाँ पर? केरला में हुआ था। और अभी हमने केरला के सीएम पढ़े थे इससे पिछले लेक्चर के अंदर, तो बताइए ज़रा सीएम ऑफ केरला कौन होंगे? आपका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। देखो दोस्तों, अब मोहप्पा रिबिलियन पूछ लिया तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिबिलियन आता है मुंडा रिबिलियन, जिसको लीड कर रहे थे बिरसा मुंडा। क्या लीड कर रहे? बिरसा मुंडा। और ये है सर रांची का। कहाँ का है? रांची का रिबिलियन है, ये याद रखिएगा। और जो मुंडा रिबिलियन है इसको बिरसा मुंडा रिबिलियन भी बोलते हैं, और इसी को एक और नाम से जाना था ग्रेट टुर्मुलुट मूवमेंट। ग्रेट टुर्मुलुट मूवमेंट। तो अगर एग्जामिनर ये नाम दे देना कि बताओ ज़रा ग्रेट टुर्मुलट मूवमेंट के लीडर कौन थे, तो घबराना मत, आंसर क्या आएगा? बिरसा मुंडा आएगा। ओके, चलिए देखो दोस्तों, आपसे पूछा गया था कि भाई इंडियन सेंसस के हिसाब से, क्या इंडियन सेंसस के हिसाब से आप हमें बताइए कि एक लिटरेसी पर्सन जो होता है, एक लिटरेट पर्सन जो होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो हमारा जो संविधान है, हमारा जो सेंसस है, वो ये कहता है कि भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, वो कहता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति 7 साल से ज़्यादा का है, 7 साल से ज़्यादा उम्र का है, और वो अपना नाम पढ़ और लिख सकता है, और वो पढ़ और लिख सकता है, तो तुम उसे लिटरेट की कैटेगरी में रखोगे, वो इलिटरेट नहीं कहलाएगा। क्या क्या आवश्यकता है? एक तो 7 साल से ज़्यादा की उम्र होनी चाहिए, और दूसरा उसे पढ़ना और लिखना दोनों ही चीज़ें आनी चाहिए, तब आप उसे लिटरेट कहोगे, ठीक है। तो हमारे इंडिया के अंदर एजुकेशन या फिर लिटरेसी की डेफिनेशन क्या है कि 7 साल से बड़ा हो और पढ़ और लिख दोनों सकता हो, तो वो आपका लिटरेट पर्सन की कैटेगरी में आएगा। क्लियर है। और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ पर है? केरला के अंदर है, ये आपको याद रखना होगा। 100% लिटरेसी रेट है अगर इस डिफाइन के हिसाब से चलें तो। ओके, बताइए ज़रा कौन सी ऐसी वुमेन है जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं 2023 पैरालंपिक्स में? ये आपसे पूछा गया था। अवनी लेखरी, अवनी लेखरा। अगर आपसे पूछ ले कि ये किस खेल से संबंधित हैं, तो ये 10 मीटर शूटिंग से संबंधित हैं, ठीक है। ये शूटिंग से संबंधित हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। अब बताइए ज़रा पैरालंपिक्स के अंदर इंडिया ने टोटल गोल्ड मेडल कितने जीते? बताइए ज़रा पैरालंपिक गेम्स के अंदर इंडिया ने टोटल कितने गोल्ड मेडल जीते? इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में करिएगा। और एक चीज़ बता दूं, देखो पैरा ओलंपिक्स और पेरिस ओलंपिक अलग अलग है, ठीक है। अगर बात करता है पेरिस ओलंपिक की, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें एक भी गोल्ड नहीं आया, गोल्ड मेडल 0 है पेरिस ओलंपिक के अंदर। लेकिन पैरा ओलंपिक के अंदर कितने गोल्ड मेडल आए ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए आइए, देखो दोस्तों, आपसे पूछा गया था, प्रॉपर क्या पूछा गया था मैं ये नहीं कह सकता, बट यही चीज़ पूछी गई थी कि लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो क्या चेंज आता है। अब ये चेंज आपका एटॉमिक साइज़ पर पूछा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिविटी पूछा था, किस पे पूछा था ये मैं कह नहीं सकता, ठीक है। बट आइए ज़रा एक बार सारा ही देख लेते हैं। तो लेफ़्ट टू राइट जब हम पीरियोडिक टेबल पर जाते हैं तो क्या चेंज आता है? देखो, एक तो एटॉमिक साइज़ जो होता है वो छोटा होता है, एटॉमिक साइज़ कम होना शुरू हो जाता है, छोटा होना शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये बढ़ जाती है, ये बढ़ जाती है। और मेटेलिक नेचर जो होती है वो कम हो जाती है, मेटेलिक नेचर कम हो जाती है। और नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इन चारों पर ही आपका क्वेश्चन बनता है, तो इन चारों को ही आप याद रखिएगा। सरमक्का सरलम्मा फेस्टिवल, ये भी मैंने आपको फेस्टिवल्स एंड फेयर वाली क्लास में करवाया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं, अभी भी वो वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो समक्का सरलम्मा फेस्टिवल जो है ये कहाँ पर है? सर तेलंगाना का है। एक और बहुत प्यारी चीज़ मैंने आपको करवाई हुई है और ये भी पूछी जा सकती है कि यक्षगान ये कहाँ पर होता है? कर्नाटका में होता है, ये सबको पता है। लेकिन सर यक्षगान के दौरान बजाई जाने वाला इंस्ट्रूमेंट नाम याद रखिए, ये पूछा जाएगा चांद। क्या इंस्ट्रूमेंट का नाम है? चांद इंस्ट्रूमेंट जो है यक्षगान के दौरान बजाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। चलें आगे। सर माई कंट्री माई लाइफ पहले भी पूछी थी, कल फिर रिपीट हुई है, LK अडवाणी जी की किताब है, ये आपको याद रखना है। क्लियर। इस बार किताबों के आपके 3 से 4 सवाल आए हैं पेपर के अंदर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब तीनों शिफ्ट को मिला लूँ तो कम से कम 3 से 4 सवाल आपकी किताबों से आए हैं। ओके। आपसे पूछा गया था गुलाबो सपेरा, ये किस स्टेट से एसोसिएटेड है, किस डांस से एसोसिएटेड है? देखो सपेरा डांस कहाँ का होता है? सपेरा डांस यानी कि स्नेक डांस, और स्नेक डांस कालबेलिया को बोलते हैं।
और कालबेलिया डांस सर राजस्थान का है, 2016 में इनको पद्मश्री मिला था। ठीक है, तो आपको मेनली याद क्या रखना, आज पूछा क्या गया था, आपको पूछा गया था कि गुलाबो सपेरा जो है इनका संबंध किस डांस से है, तो कालबेलिया डांस से इनका संबंध है। तो आने वाले पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि इनको पद्मश्री कब मिला, तो 2016 में मिला था। ठीक है, एक और चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि कालबेलिया डांस जो है ये ना यूनेस्को का पार्ट है, ये यूनेस्को का पार्ट है। इसको किस ईयर यूनेस्को में शामिल किया गया, 2010 में किया गया। इसके अलावा बात करूँ तो 2010 की, तो छऊ डांस, ठीक है, तो छऊ डांस जो है इसको भी 2010 में यूनेस्को में शामिल करा गया। और छऊ डांस कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का छऊ डांस होता है। ठीक है, मयूरभंज छऊ, सरीकेला छऊ और एक और कौन सा होता है बताओ, चलें आगे, चलो आओ बताइए ज़रा लाहौर डिक्लेरेशन कब हुआ था, लाहौर डिक्लेरेशन कब हुआ था, ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। तो ये आ जाएगा 1999, ठीक है, 1999। ओके, तो 1999 में ये हुआ था, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये साइन हुआ था लाहौर डिक्लेरेशन। लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये आपको याद होना चाहिए। 1999 में ये चीज़ हुई थी। अच्छा बताना ज़रा, इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट करने वाली बाउंड्री कौन सी है, इंडिया और पाकिस्तान को कौन सी बाउंड्री सेपरेट करती है, तो रेड क्लिफ, रेड क्लिफ। ध्यान रखिएगा, एक ये किसके नाम पर रखा है, ये एक हमारे इंडिया में ना आप कह लो कि एक ऑफिसर हुआ करता था यूएसए का, जिसने ये सेपरेट करवाई थी, जिसने बाउंड्रीज बनवाई थी। तो रेड क्लिफ लाइन जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री कहती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। ब्रह्म समाज किसने फाउंड किया, सर राजा राम मोहन रॉय ने फाउंड किया है। आत्मीय सभा भी इन्होंने फाउंड करी है। और ब्रह्म समाज इन्होंने फाउंड कब किया है, सर ये किया है 1828 के अंदर। ठीक है, और राजा राम मोहन रॉय ने वर्क किया है सती सिस्टम को बैन करने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सती सिस्टम को बैन करने के लिए वर्क किया है। और सती सिस्टम को बैन करने के लिए एक ब्रिटिश पर्सन जिसने वर्क हमारा हेल्प किया है वो कौन है, तो बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है, इन्होंने भी सती सिस्टम को बैन करने में बहुत मदद करी है, ध्यान रखिएगा। फिर आपसे पूछा गया था कि वाइट पेपर ऑफ नीति आयोग का मतलब क्या होता है। सर वाइट पेपर ऑफ नीति आयोग का मतलब क्या होता है, सर इसका मतलब होता है ये अटल इनोवेशन मिशन से रिलेटेड है, अटल इनोवेशन मिशन से संबंधित रखता है। ठीक है, वाइट पेपर नीति आयोग का जो इनिशिएटिव है वाइट पेपर, ये अटल इनोवेशन मिशन से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन और पूछ लेता कभी कभार कि नीति आयोग की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, तो बच्चा नहीं याद कर पाता। ध्यान रखिएगा 2015 के अंदर। 2015 से पहले ना हमारे पास एक एजेंसी होती थी, प्लानिंग कमीशन। क्या होती थी, प्लानिंग कमीशन होती थी। ठीक है, और 2015 में इस प्लानिंग कमीशन को कर दिया गया, हटा दिया गया, और इसकी जगह पर आई नीति आयोग अपनी 2015 के अंदर। ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर है, चलें आगे। देखो दोस्तों, आपसे एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया था कि बोन ऑफ कॉटन वीवर्स आर स्केटर्ड, बोन ऑफ कॉटन वीवर्स आर स्केटर। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है, उसकी लाइन है। तो ये किस किताब के अंदर पूछी गई थी, ये किस किताब की लाइन है, तो ये लिखी गई है सरोजिनी नायडू के द्वारा, और ये है अंधेरे में, इसकी ये लाइन है, याद रखिएगा, बहुत अच्छी किताब है ये। ओके, चलें आगे। बताइए ज़रा, ऑप्शन के हिसाब से करना था ये क्वेश्चन, ऑप्शन से बहुत आसानी से हो जाता। ये सिंपल क्वेश्चन था आपके कल के पेपर का कि बताइए ज़रा कौन सी ऐसी फसल है जो कि अप्रोक्स 1 ईयर लेती है पूरी तरीके से उगने के लिए, पूरी तरीके से ग्रोथ के लिए वो कम से कम 1 साल का समय लेती है। ओके, तो ये आ जाएगी शुगर केन। कौन सी, शुगर केन, यानी गन्ने। गन्ने की फसल जो होती है वो पूरा 1 साल का समय लेती है कम से कम ग्रो होने के लिए। ओके, ठीक है, चलें आगे। चलिए, ये आपको कल ही मैंने करवाया था कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ जिस बच्चे ने भी मेरी रिवीजन लाइक अ प्रो सीरीज़ नहीं देखी, ज़रूर से देखो, और साथ ही साथ जितने रिवीजन लेक्चर्स मैंने डाले हैं एक्सपेक्टेड PYQs के, वो ज़रूर देखो, उनसे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस फंस रहे हैं। ये भी मैंने आपको कल की वीडियो में ही बताया था कि बताइए ज़रा इल्तुतमिश ने 2 सिक्के कौन से चलवाए हैं, तो टंका और जीतल। तो आपसे आज पूछा गया था कि टंका और जीतल किसने चलवाए हैं, इल्तुतमिश ने चलवाए हैं। टंका जो होता है वो सिल्वर कॉइन का नाम है, जीतल जो है वो कॉपर कॉइन का नाम है। ये आपसे आगे आने वाले पेपर में पूछा जा सकता है। क्लियर है, चलें आगे। चलें अभी
अर्थक्वेक फ्री रीजन कौन सा है बताइए ज़रा। तो वेस्टर्न घाट्स जो है अर्थक्वेक फ्री रीजन है, अर्थक्वेक फ्री रीजन है, ठीक है, याद रखिएगा। बताइए ज़रा। अच्छा, एक चीज़ बहुत अच्छी पूछी जा सकती है कि दिवाली जो है ये कितने दिन का त्यौहार होता है। दिवाली कितने दिन का त्यौहार होता है सर? 5 दिन का त्यौहार होता है। और याद रखिएगा दिवाली का जो 5वां दिन होता है, जो 5th डे होता है, ये आपसे कल पूछा गया था कि दिवाली का जो 5th डे होता है वो किसके रूप में मनाया जाता है? तो भाई दूज। क्या? तो भाई दूज। तो भाई दूज के रूप में मनाया जाता है दिवाली का 5वां दिन, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो 5 दिन की दिवाली होती है और 5वें दिन जो होता है दिवाली का जो 5th डे होता है उसके अंदर हम भाई दूज का सेलिब्रेशन करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? सबसे पहला दिन जो होता है छोटी दिवाली के रूप में मनाते हैं। सेकंड डे जो होता है उसको चौदस के रूप में मनाते हैं। थर्ड डे जो होता है वो मेन दिवाली होती है। फोर्थ डे जो होता है वो गोवर्धन पूजा होती है जिसको, ठीक है, और 5वां दिन जो होता है वो भाई दूज होता है। ये ज़रूर याद रखना, दिवाली और उसके दिन आपको याद रखने ज़रूरी हैं, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। अब साथ ही साथ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिवाली जो है ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कब मनाते हैं, ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कौन से महीने में आती है? तो इसका आंसर मुझे कमेंट्स में करिएगा। मैं बहुत बार बता चुका हूँ ये चीज़, ठीक है, कि दिवाली हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कौन से महीने में आती है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है। बताइए ज़रा कौन सी कंट्री सेपरेट हुई थी 1947 में? सर इंडिया और पाकिस्तान हुई थी। और बाउंड्री क्या कहते हैं? सर बाउंड्री कहते हैं रेड क्लिफ, ठीक है। चलें आगे। एक चीज़ और बताओ, इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन कितनी है? इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन कितनी है? तो 7516.6 ये आपकी इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन है। ओके, चलें आगे। ये एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, आपसे पूछा गया था क्रिकेट के अंदर स्टंप जो होती है उसकी हाइट क्या होती है? तो 28 इंचेस की हाइट होती है स्टंप की। लेकिन अगर अब अगली बार पूछेगा तो वो पूछेगा पिच, तो क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो याद रखिएगा करीबन 22 यार्ड्स की। तो यहाँ पर मैंने लिया भी हुआ है, करीबन 22 यार्ड्स की उसकी लंबाई होती है और चौड़ाई होती है 10 फीट की, ठीक है। 10 फीट चौड़ी और 22 यार्ड लंबी जो है क्रिकेट पिच आपकी होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलें आगे। चलिए, भाखरा नांगल डैम, कल इससे पहले वाली शिफ्ट में आपसे क्या पूछा गया था कि लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल यानी इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में पूछा गया था। अब आपसे पूछा गया भाखरा नांगल डैम के बारे में। तो ये कौन सी रिवर के ऊपर है? सतलुज नदी के ऊपर है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें आगे। अच्छा, भाखरा नांगल डैम किन किन स्टेट्स को कनेक्ट करता है? तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को कनेक्ट करता है आपस में, ध्यान रखिएगा, और सतलुज नदी के ऊपर है ये डैम। क्लियर? चलें आगे। क्रिकेट माई स्टाइल, ये भी कल मैंने आपको करवाया है। जो भी बच्चे ने मेरी रिवीजन लाइक अ प्रो सीरीज़ नहीं देखी ज़रूर से देखिएगा, और 1 शॉट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो मैंने डाली है, वो भी आप ज़रूर देखें। इन दो से आपके एग्ज़ाम में बहुत सवाल आए हैं कल, ठीक है। तो क्रिकेट माई स्टाइल जो है ये किताब कपिल देव की है, और कपिल देव की एक और किताब आपको पता होनी चाहिए, स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट। क्या? स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट, ये भी कपिल देव की किताब है। फिर मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि अनब्रेकेबल, ये भी आपको किसी न किसी पेपर में पक्का मिल जाएगी। तो ये आती है मैरी कॉम की किताब, मैरी कॉम, ठीक है। अब बात करते हैं मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है, ज़रा बताना ज़रा कमेंट बॉक्स के अंदर कि मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। अब आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ कि बताइए ज़रा, इंडिया ने जब 2011 में वर्ल्ड कप जीता तो उस टाइम पर इंडिया के कैप्टन कौन थे, ये आप मुझे कमेंट्स में बताना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि 2011 में जब इंडिया ने दूसरा वर्ल्ड कप जीता तो उस टाइम पर कैप्टन कौन थे, ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और 1983 में जब इंडिया ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था, फर्स्ट वर्ल्ड कप जीता था, तो उस टाइम पर कैप्टन थे आपके कपिल देव, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो कल अगर आपसे कपिल देव की किताबें पूछ ली तो या तो आपसे आज किसी और क्रिकेट प्लेयर की किताबें पूछेगा, या फिर आपसे पूछेगा कि कपिल देव के द्वारा जिताया गया वर्ल्ड कप कौन सा था, तो 1983 का वर्ल्ड कप था। क्लियर? चलें, बताइए ज़रा मार्केट कंट्रोल सिस्टम किसने शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया। इसको मार्केट रिफॉर्म भी बोलते हैं। ओके, चलिए आइए। वृहद कथा कोश किसने लिखी है? हरि सेन ने लिखी है, ये हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था, ठीक है। चलें आगे। अच्छा बताना ज़रा हरि सेन किसके कोर्ट में था?
बताना ज़रा, हरिसेन किसका कोर्ट पोइट था? तो हरिसेन कोर्ट पोइट था समुंदर गुप्त का, समुंदर गुप्त का। यह भी आपको पता होना चाहिए, गुप्ता डायनेस्टी के रूलर हैं। फिर भाखड़ा नंगल डैम हमने देख ही लिया। भावनाथ फेयर, भावनाथ फेयर सर ये फेयर कहाँ पर मनाया जाता है? तो गुजरात में मनाया जाता है, गुजरात में मनाया जाता है। ये आपको पूछा गया था कल के पेपर में। इसके अलावा आपसे पूछा गया था कि अनीता शर्मा जो होती हैं ये किस डांस से एसोसिएटेड हैं? तो ये आपकी सतारिया डांस से एसोसिएटेड है जो कि असम में मनाया जाता है। क्लियर है? इसके अलावा ना आपसे कुछ चीज़ें और पूछी जा सकती हैं, ध्यान रखना। जगोई और चोलम, अगर आपसे पूछ ले कि बताओ ज़रा जगोई और चोलम ये किस डांस की डांस फॉर्म्स हैं? ये किस डांस की डांस फॉर्म्स है? तो याद रखना मणिपुरी, क्या मणिपुरी डांस की डांस फॉर्म्स हैं ये दोनों आपकी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। देखो दोस्तों, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं ये आपके कल के सारे पेपर में पूछे गए थे। इनमें जो भी मैक्सिमम क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे वो सारे मैंने आपको करवा रखे हैं। आप आज भी मेरे प्रीविजन सेशंस देख लीजिए पिछले, उनसे ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है, चाहे वन शॉट हो चाहे फिर आपकी बात करूँ तो रिवीजन लाइक अ प्रो वाला हो। ओके, तो अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप टेलीग्राम नहीं यूज़ करते तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं, लिंक दोनों के ही डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।